शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ एंड ऑर्डर, है ना। देखिए, जब अंग्रेज आए यहाँ पे, वो हिस्ट्री में बात करेंगे बट थोड़ी सी लेके चलता हूँ बैकग्राउंड से। अंग्रेज जब यहाँ पे आए लगभग 1600 में, 1600 से 1600 से नहीं, 1498 से पुर्तगीज आगे थे, है ना। 1498 से अब आप देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करना, स्टोरी को देखना, फिर याद होना शुरू हो जाएगा जब पढ़ोगे। आपकी जान पहचान अगर होगी इस टॉपिक से। अगेन, ये जो जीके है ना, हार्ड क्यों लगती है, क्योंकि हम, अगर मैं ना आपको एक पीडीएफ दे दूं तो मैं गारंटी से दावा कर सकता हूँ एक या दो बच्चा हार्डली इसको समझ के पढ़ पाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक बार मैं बता दूंगा और फिर पढ़ोगे, आपको स्टोरी भी समझ आएगी और आप समझ भी पाओगे कि क्या चल रही थी स्टोरी। और इस एज की खासियत भी यही होती है। आफ्टर 22 कॉलेज के बाद या कॉलेज के दौरान भी आपने देखा होगा कि आप वही चीज याद रख सकते हो जिसकी स्टोरी लिंकेज बन रही हो, है ना। आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते, डायग्राम याद करते थे, उसको अपने हिसाब से लिख देते थे। ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा समझना, आराम से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और लिखना क्या है, सिर्फ बुलेट पॉइंट। पीडीएफ जरूर मिलेगी, उस चक्कर में ये मत करना कि मैं लिखूं ही ना कुछ। ये नोट्स आपके पास बहुत, कई बार क्या होता है, अभी शायद आप इगरली इतना ज्यादा क्या ना कर रहे हो, तैयारी ना कर रहे हो। 6 महीने बाद सिचुएशन ये हो सकती है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, बट फिर आप देखोगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो सारी सिचुएशन को समझे, डे बाय डे सिचुएशन बदलती है, साल में तो पता ही नहीं क्या हो जाता है। तो इंटरेस्टेड रखिए इसमें, बहुत काम की चीज है। ठीक है। तो हाँ जी, आइए। इंटरेस्टिंग चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। ठीक है। 15-20 मिनट में मैं पूछूंगा भी, और हाँ ही कहना है कि हाँ इंटरेस्टिंग है। चलिए। तो अब मैं बात करता हूं। सबसे पहले पोर्तुगीज आए 1498 में, ये सब हम हिस्ट्री में देखेंगे बट एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच भी आए, फ्रेंच तो सबसे लास्ट में आए। डेंस आए, ठीक है, उससे पहले डच आए, फिर ब्रिटिश आई, फिर डेंस आए, फिर कौन आए, फ्रेंच आए। आते आते उसके बाद जो पावर मेन लीड में आ गई, कौन आ गई, ब्रिटिश, है ना। अब ब्रिटिश पावर लीड में आ गई, और 1857-58 के बाद तो, और मैं कहूं बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757-9 के आसपास, वहां से तो तय ही हो गया था कि जो हम बैटल सारे देखेंगे कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी रहेगी कहां पे, इंडिया में। अब इंडिया में जब उन्हें लगा कि हमारी सुप्रीमेसी है, तो ये कुछ एक्ट लेके आए, जो मैं पॉलिटी में बाद में शायद आपको कराऊं, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग नहीं लगे शायद आपको इतने। वो एक्ट लेके आए, जैसे आज मैं क्या करता हूँ, एक कानून बनाता हूँ इंडिया में, कोई भी मतलब सरकार कानून बना सकती है। वो क्यों बना रही है कानून, क्योंकि उसको पता है उसका राज चल रहा है, जिस तरह से हम बनाएंगे वो कानून क्यों बना रही है, ताकि लोगों के लिए क्या हो, सुविधा हो। तो जब लगा 1773 में, 1773 में, तो वो एक्ट बनाना शुरू कर दिया कि अब तो हमारे अंडर पूरा क्या आ गया, इंडिया। और वो एक्ट बनाते बनाते कुछ गलतियां भी उनसे हुई। गलतियां जैसे क्या हुई, वो एजुकेशन को लेके आए इंडिया में एक एक्ट के थ्रू। एजुकेशन से क्या हुआ, जब एजुकेशन आई इंडिया में तो लोगों को आइडिया हुआ कि गलत क्या है, सही क्या है। इकोनॉमी के बारे में पता चलने लगा कि भाई हमारी इकोनॉमी तो ये क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, अपने देश में। तो ऐसे चलते 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 समझ आने लगी कि ये तो बड़ा लूटपाट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें घटनी शुरू हुई। और लगभग लगभग, अब मैं सीधा चल रहा हूं, 1920 के आसपास तक इतना ज्यादा चीजें बढ़ चुकी थी कि अब जो थे लोग असंतुष्ट थे। और आपको पता है 1885 में, सारी चीजें करेंगे हम सीक्वेंस से। 1885 में कांग्रेस भी बन चुकी थी, और समय के साथ साथ ये पूरी देश की बॉडी बन चुकी थी, पूरे देश की बॉडी, कि पूरा देश इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि बहुत सारी और भी पार्टीज थी उस समय भी, हम करेंगे बात, वो पॉलिटी में आएगी। लेकिन हुआ क्या, फिर 1920 से 30 के आसपास तक आते आते पूरा पीक पे आ चुका था कि अब तो इनका अंग्रेजों का राज ही खत्म करना है। अब क्या हुआ 1930 के आसपास, कि राज तो खत्म करना है, ठीक है, क्यों खत्म करना था, राज के पीछे रीजन क्या था। देखो उस समय अगर आप कहो ना कि हाँ ये मेरा देश है, देश की भावना उस समय 1858 में भी नहीं थी। 1858 की क्रांति थी ना जो, उसमें भी ये नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। ये अमेरिका से आई है नेशनलिज्म की भावना, लेकिन उस समय इंडिया में नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखोगे झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी 1858 का रिवोल्ट, वो इसलिए लड़ रही थी कि मेरा झांसी छोड़ दो, बाकी सारे को जो मर्जी कर लो। पंजाब का राजा इसलिए लड़ रहा है कि पंजाब को मेरे को छोड़ दो, चंडीगढ़ में जो मर्जी कर दो। जस्ट एग्जांपल, चंडीगढ़ भी पंजाब का हिस्सा था, पर तो बात समझ रहे हो। तो ये वाला रीजन था उस समय। लेकिन समय बीतने के साथ थोड़ा थोड़ा इनको समझ आया, राजा भी जो भी जितने थे, कि ये हमारे लिए सही नहीं है अंग्रेज। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे कि भाई वोट कुछ ही लोग देंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो ये तो गलत होगी ना बात। तो इसी वजह से हम डिससेटिस्फाई हुए, और हमें क्या चाहिए था, स्वराज, सब शासन, है ना।
नहीं तो हमें क्या ही जरूरत थी, ठीक चलता रहता, क्या दिक्कत थी, क्योंकि उस समय तो ना कोई बाउंड्री थी ना कोई देश था। ये तो धीरे धीरे सिस्टम बनता गया है ना। तो अब होता क्या है, 1920-30 के आसपास इतना पॉलिटिकल प्रेशर हाई हो गया था कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे इंडियंस, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग थे, अब ये सोच रहे थे कि चलो मान लिया एक समय के लिए जाएंगे तो है अंग्रेज, फिर उसके बाद हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा। पॉइंट समझ पा रहे हो कि कौन होगा, पीएम होगा या क्या होगा। ये अभी तक बहुत रेयर बात थी, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, राजा होगे या ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कहीं कहीं थी। एक बात समझना, बातें समझ आ रही है यहां तक। अगर मैं इस यहाँ पे अगर बात करूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको, चीजों को समझना तो आपको बड़ा मजा भी आएगा और चीजों के बारे में पता भी चलेगा कि क्या हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टेरिटरी में ही अंग्रेजों का अधिकार था। कई जगह पे जैसे ये होगी, यहां हो गए, यहां ये कौन थे, राजाज, प्रिंसली स्टेट्स। अभी तक ये कॉन्सेप्ट जब अमेरिका में आया था ना पहली बार, कि एक व्यक्ति लीड करेगा, कि चुना जाएगा वो, ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट था कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। ये उसी तरह का है कि अगर मैं कह दूं कि घर घर हवाई जहाज, अभी के लिए तो इम्पॉसिबल सा है कि घर घर हवाई जहाज कैसे आएंगे, शायद 50-100 साल बाद ऐसा हो रहा हो। ठीक है। तो राजा, कि भाई चलो राजा होगा, राजा का बेटा राजा बन जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा कि गवर्नमेंट चुनी जाए और एक व्यक्ति हमें लीड करेगा चुन के, तो बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट लग रहा था लोगों को ये। तो इस पे भी बहुत सारी बातें चल रही थी कि चलो क्या लॉ एंड ऑर्डर हो, कौन हमें राज करेगा, एक राजा बनाया जाए या क्या हो, सारी चीजों को देखते हुए कहते हैं 1900, अब मैं सीधा उस पे चलता हूं, यहां से अब स्टोरी हमारी शुरू होगी। चलिए मान लिया था एक समय तक 1930 तक कि हाँ अंग्रेज यहां से भागने वाले हैं, भगा देंगे हम, लेकिन फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या हो, इक्विलिटी क्या हो, किसके पास क्या पावर हो सकता है ना, अगर किसी के पास कोई पावर नहीं फिर भी लड़ने लग जाएंगे लोग तो, कि भाई मैं पावरफुल बनूंगा, मैं पावरफुल बनूंगा। तो यानी कि यहां बात आ रही थी कि अब क्या लॉ एंड ऑर्डर हो। यही लॉ एंड ऑर्डर को हम बेसिकली अगर कहें तो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये आइडिया दिया था, ध्यान रखना हर एक पॉइंट को, एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने आइडिया दिया कि हमें क्या बनानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये असेंबली क्या है, देखो संविधान बनाना है मुझे, संविधान कौन बनाएंगे, कोई लोग बनाएंगे। ठीक है, लोग बनाएंगे तो उसको चुनना भी तो पड़ेगा ना, कौन लोग बनाएंगे। तो उसने आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें बनानी चाहिए, जो हमारा क्या लिखे, संविधान, जिसके ऊपर ये बेस हो कि सीएम की पावर क्या होगी, पीएम कैसे बनेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट की कहां तक पावर हो, फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए, क्योंकि ताकि लोग इक्वली रहे। ऐसा भी ना हो कि पीएम क्या करे, फंडामेंटल राइट खराब कर दे सबके, फिर तो वही बात होगी राजा वाली। उस समय क्या होता था, राजा, द लॉ इज किंग, ना सॉरी, किंग इज लॉ। आज क्या है, लॉ इज किंग। पॉइंट समझ आ रहा है। तो 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले डिमांड रखी, जो जो पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं वहीं से क्वेश्चन आ भी जाते हैं। और मैं तो ये एडवाइस दूंगा, एक दिन जाके जरूर रिवाइज करो, ज्यादा होगा नहीं हमारा एक दिन में, एक्सप्लेनेशन अभी ज्यादा होगी। ठीक है। एम एन रॉय ने क्या किया, दे दिया कि ये बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति रहा होगा, कोई समझदार, या कह सकते हैं उस समय जो पॉलिटिक्स में भी रिलेट रखता हो। एम एन रॉय ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जी, आइडिया दिया। लेकिन वो हमारी ऑफिशियल डिमांड कब बनती थी, जब उसको कांग्रेस भी अपना ले। कांग्रेस का हर साल सेशन होता था, ये मैं बताऊंगा, हिस्ट्री में भी डिफाइन करेंगे, हर साल सेशन होता था। तो जब 1935 का सेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड रख दी किसके सामने, अंग्रेजों के सामने, कि भाई हमें तो क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जरा सोच के देखो, अंग्रेजों का शासन चल रहा है और उन्होंने क्या डिमांड रख दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अंग्रेज थोड़ी ना पूरी करेंगे, इसका मतलब तो ये है कि आप पहले अपना संविधान बनाओगे और अपनी सरकार बनाओगे। पॉइंट समझ आ रहा है। तो अंग्रेज तो फुलफिल होने नहीं देंगे ये चीजें। लेकिन इससे पहले ही हम 1929 की बात अगर मैं करूं, 1929 की, ये सारी बातें हम करेंगे, विद नोट्स आपके सामने आएंगी। ठीक है। 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, प्रिसाइड किया था। उसमें उन्होंने खुद घोषित कर दिया था कांग्रेस ने कि अब हम आज से आजाद हैं। और ये बात है 26 जनवरी 1930। इसीलिए वो 26 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी थी, जो हम यहां पे लेके यूज करेंगे अब उसको। ठीक है। रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था ट्राई कलर, 31 दिसंबर 1929 को। हर चीज को सुनना, ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं, 31
पहली बार झंडा कब फहराया? हाँ जी, ऑनलाइन में किसी को डाउट? नहीं, ओके। तो अब क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि भाई ये हमारी डिमांड है, फुलफिल करिए। पर क्या अंग्रेज मानेंगे? नहीं। तो कैसा, कब क्या हुआ कि अंग्रेज को मानना पड़ा? तो ये बात है। अब अगले पॉइंट पे मैं चलता हूं, अगस्त ऑफर 1940, जो कि हम हिस्ट्री में देखेंगे अगस्त ऑफर, लेकिन अभी भी बताऊंगा। ऑफर मतलब कुछ ऑफर दे रहे हो आप, ठीक है। आपको पता है कि 1939 के आसपास वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था। कहते हैं जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ और अंग्रेजों का, कहते हैं अंग्रेजों के राज में कभी दिन नहीं छिपा। क्यों नहीं छिपा? क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज में उनका राज था, कहीं ना कहीं दिन रहता ही था। तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ, ऐसा नहीं कि अंग्रेज बड़े अच्छे थे अपने लिए भी। जैसे अगर मैं कह दूं हमारी सरकार बनेगी, उस समय जब बनी होगी पहली सरकार, कि कितनी ईमानदार रही होगी, फिर वहां पे भी करप्शन शुरू हो गया और आज आप देख सकते हो। पॉइंट समझ आ रहा है? तो अंग्रेज भी आपस में करप्टेड थे। वो क्या करते थे कि फटाफट से 5 साल की नौकरी करी, जितना हड़प सके ले गए। तो उनमें भी बहुत सारी चीजें चली हैं, ठीक है। तो 1940 तक आते आते कमर से टूट गई थी ब्रिटिश की, कि एक तो युद्ध चल रहा है, और युद्ध में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, मैन पावर भी चाहिए और पैसा भी, सारा ही उसी पे कंसंट्रेट रखनी पड़ती है। किस पे? जरूरत पे। और आपको पता ही है, देखो युद्ध के दौरान, मैंने शायद हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे, युद्ध के दौरान, युद्ध लड़ने के बाद कई राजा मर जाते थे, उनको बुखार वगैरह हो जाता था, वो कभी उतरता नहीं था, वो मर जाते थे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन इतनी रहती थी और कंटिन्यूसली वो युद्ध लड़ना है। उसके बाद जब वो रिलैक्स मोड में आते थे तो वो बीमार हो जाते थे और वो मर जाते थे। तो 1940 में क्या कंडीशन हुई? 1940 में वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, इंडियंस के कोऑपरेशन की जरूरत थी। इंडियंस मतलब भारतीय। और मैं वर्ल्ड जो वॉर है वो कब जीत सकता हूं? जब मेरे पास पैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। जब मेन इंपॉर्टेंट चीज इज मैन पावर। अब इंडियंस, आईएनसी ने घोषित कर दिया कि कोऑपरेट नहीं करना वर्ल्ड वॉर में किसी भी तरह से। अगर अपनी ड्यूटी पे जा रहे हो, ड्यूटी ना करो, चले जाओ, ड्यूटी ना करो। हम वतनों पे गोली नहीं चलानी। किनको? सोल्जर्स को, ठीक है। बहुत सारी और भी चीजें थी। तो अब अंग्रेजों के ऊपर दबाव आ रहा था बार बार। कहां से? यूएस से भी इन्हीं के साथ था, रशिया भी इन्हीं के साथ था, जर्मनी और जापान एक तरफ थे, है ना। तो रशिया रशिया यूएसए से इन पे दबाव आ रहा था अंग्रेजों के, कि भारतीयों का कोऑपरेशन लीजिए भाई, नहीं तो हम क्या नहीं जीत पाएंगे, वॉर नहीं जीत पाएंगे। तो अब दबाव आ रहा था, तो अब सोच रहे स्कीम्स लगाने क्या किया जाए। तो उस स्कीम में पहली शुरुआत करी इस अगस्त ऑफर ने, कि अगस्त ऑफर देते हैं इन्हें, कि ठीक है। इसमें दो चीजें रखी इन्होंने, कि ठीक है, एक तो आप क्या बना लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जब युद्ध हो जाएगा ना, उसके बाद आपको पावर दे देंगे। अंग्रेज ये कह रहे हैं। अब बेचारे भोले भाले इंडियंस, अब तक ये भी थोड़े चंट चालाक हो गए थे, और अब तो अंग्रेजों से भी चालाक हैं हम, है ना। तो उनको भी अब समझ आ गया था कि भाई अभी दो जो दिन है, बाद की बात नहीं हम करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता जा रहा था। तो कहते कि चलो आपको, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी एग्री हुए ये, प्लस कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस देंगे। समझ आ रही है स्टोरी? अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या था? डोमिनियन स्टेटस शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी 1910-20 के आसपास, कि चलो डिफेंस आपके पास रहेगा, अंग्रेजों के पास, बाकी सरकार हमारी होगी, कुछ इस तरह से। लेकिन 1929 में, जैसे मैंने बताया, फिर तो हमारी डिमांड क्या हो गई थी, कि भाई पूरी हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम तो चले जाओ यहां से। लेकिन अंग्रेज कितने चतुर, कि भाई जैसे आपकी डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस, 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, कि हम वो आपको पूरी करने का मौका दे रहे हैं, कि डोमिनियन स्टेटस अभी ले लो। पर इंडियंस नहीं माने। बट स्टिल इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर टू में क्या किया? पार्टिसिपेट किया, मतलब कोऑपरेट किया अंग्रेजों के साथ। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं बताता हूं। जापान ने माइटी रशिया को हराया था, अगर आपको पता हो, सुना होगा वर्ल्ड वॉर्स में, है ना। बहुत कुंफू जानते, पता ही है आपको। तो जापानीज जीतते जीतते इंडिया की तरफ आ रहे थे, और जीतते जीतते इंडिया की तरफ आ रहे थे। देखो, जो भी उस समय के, जो भी कोई एक्टिव व्यक्ति होता है ना, आज भी है, उस समय भी होता था, वही सिस्टम है आज भी। तो उनको पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। आज भी कईयों को पता होगा कि जापान में क्या चल रहा है। आज तो चलो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, बट उस समय भी होता था ऐसा। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मिलिट्री में भी थे, पता होगा कि मैसेज स्प्रेड हुआ होगा कि भाई जो जापानीज है ना, वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं जीतते हुए। अब हमें ये लग रहा था कि अंग्रेज तो जाने वाले हैं, क्योंकि एक
आ जाती है फीलिंग कि हाँ अब इनके पास ना तो इतना पैसा रहा ना इतना सिस्टम है कि इतने बड़े एम्पायर को कैसे संभाले, भाई छोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये था कि अगर जापानीज का इंडिया पे कैप्चर हो गया तो मतलब 100 साल फिर नहीं कहेंगे, फिर यहाँ पे जापानीज दिखते हैं आपको। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि सही समय यही है कि कोऑपरेट कर देते हैं, कुछ डिमांड अपनी रख देते हैं, और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में हमने क्या किया, कोऑपरेट किया किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये था कि क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन भी बताता चलूंगा कि कहां पे डिमांड मान ली गई कि चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द बंच ऑफ पीपल जो हमारा क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है कि हमारा पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, कैसे चुना जाएगा, सरपंच की पावर क्या होगी, फाइनेंस कमीशन कैसे होगा, पावरें, स्टेट कितनी पावर है, सेंटर की कितनी पावर है, ये सभी चीजें करी जाएगी। पर उससे पहले अभी हम देख रहे हैं वो लोग होंगे कैसे, कैसे चुने जाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? अब ये लोग, अभी तो हम ये देख रहे हैं कैसे चुने गए थे, फिर यही लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, किताब, कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हमने पढ़ना, दैट इज पॉलिटी। सारी किताब नहीं पढ़नी, मेन में नहीं पढ़ेंगे हम, जहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके। अब 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, ये फेल हो गया था, अगस्तोफर मान नहीं रहे थे, दोबारा फिर से क्या भेजा गया, क्रिप्स मिशन। ये हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अच्छे से। 1942, ये ध्यान रखने हैं कब कब आए, ये जो पॉइंट्स है ना, अभी कोशिश करिए रिमाइंड करने की, ताकि जब आप एक बार पढ़ो तो वो तीसरी रीडिंग हो आपकी या दूसरी। ठीक है, कोशिश करिए क्लास में ही कुछ चीजों को रिवाइज करने की, क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट हर सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो 1 दिन का 2 दिन का खेल नहीं है, कई बार साल, 1.5 2 साल भी लग जाते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपकी लाइफ के 2 साल किसी अच्छी चीज में लग जाए। ठीक है, हम यही सोचते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट सिर्फ यूट्यूब पे रील में दिखते हैं कि यहाँ एक्स को ये करना है, बस हो गया। पर आप उससे सवाल तो पूछ नहीं पाते, ना वो देंगे आपके कमेंट का जवाब। तो किस इस चीज का शॉर्टकट नहीं है, मेहनत है 1 2 साल की, 3 भी लग सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हो सकता है आप में से कोई काम भी कर रहा हूँ, तो इसमें बुरी बात क्या है, काम करते करते मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, 3 साल में मेरा काम भी चलता रहा, मेरे पास थोड़ी अपनी अर्निंग भी रही कि अपना खुद का खर्चा उठा सकूं, और मैंने नौकरी भी ले ली। आप खुद सोचिए 3 साल पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या थी। अगर अब आपका क्रैक कर हो जाता एग्जाम तो बढ़िया हो जाता, पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, Stafford Cripps, member of cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of independent constitution to be adopted after the World War। यही बातें कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 हो जाए, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाए फिर करेंगे। ठीक है, द क्रिप्स प्रपोजल को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। अच्छा, मुस्लिम लीग हम देखेंगे, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। ठीक है, ढाका में बनी थी, बांग्लादेश में। इसका मेन टारगेट यही था कि हम फेवर करेंगे किनको, ब्रिटिशर्स को। फिर ये कब अनफेवर करते हैं वो भी देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे। यहां तक अभी स्टोरी समझ आ रही होगी कि क्या चल रहा है अब। ठीक है, स्टोरी को समझिए, और एक बार और कहूंगा मैं, क्लास मत मिस करना। क्लास मिस कर दी तो समझो गड़बड़ हो गई है काम में। ठीक है, अब तो बल्कि कम ही लिखने की जरूरत पड़ रही है, और लिख ही नहीं रहे आप तो, है ना। तो कोशिश भी करिए कि अगर एक दो पॉइंट जो दिख रहा है ना, मैं नहीं बोलूंगा बार बार, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ जी, 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। हाँ जी, हाँ जी, 1906 में। अगर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए बनी थी, बट 1857 में तो एक कूडेटा हुआ था जिसमें मतलब इन्होंने, हिंदूज और मुस्लिम ने ब्रिटिशर्स हम्म को वो किया। उसी के बाद इन्होंने क्या किया, 1857 के बाद, 1858, वैसे हिस्ट्री में करेंगे हम ये चीज, इनकी जो मेन 1858 का जो विद्रोह हुआ ना, हालांकि दब गया ये विद्रोह, है ना, दब गया था, लेकिन अंग्रेजों ने मीटिंग रखी। अगर हमारे में होता है कि भाई अगर हम कोई चीज जीत जाते हैं फिर थोड़ी ना मीटिंग रखते हैं, फिर तो बस पार्टी करते हैं। अंग्रेजों ने मीटिंग रखी थी कि भाई अब तो हो गया, आगे ना हो जाए ऐसा। फिर उन्होंने पॉइंट डिस्कस करे कि क्या रीजन रहे, तो उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा फैक्टर था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उस समय उस समय का सीक्वेंस ऐसा था कि अगर मैं बात करूं ना 1858 तक की, तो अगर ईद आ रही है तो हिंदू बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, दिवाली आ रही है तो मुस्लिम। और आज भी ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ आपको रोड पे हिंदू मुस्लिम लड़ता हुआ दिख रहा है, सिर्फ टीवी पे दिखता है कई बार, वो कहां से आते हैं मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं है, वैसे आपको भी पता होगा, कई ना मैंने देखे हैं आज तक, शायद आपने भी ना देखे हो। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने कहने वाली बातें हैं, ऐसा कोई नहीं, एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट सब रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाय मुस्लिम लीग विच वांटेड इंडिया टू डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट्स विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
अब ये टू का क्यों बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना मुस्लिम लीग थोड़ी सी कह रही है कि हम तो अपना अलग देश बनाएंगे। हिस्ट्री में बात करेंगे हम ये सारी, अभी सिर्फ मैं पॉलिटी पे चल रहा हूँ। क्यों बनाएंगे, क्या रीजन हुए, वो एक और स्टोरी चलेगी हिस्ट्री में। वो मजा आने वाला है आपको, हिस्ट्री में और ज्यादा मजा आएगा। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग शुरू इससे इसलिए किया क्योंकि हिस्ट्री को देख के आप घबरा ही जाते कि हिस्ट्री है, लेकिन हम स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, तय हो गया था कि आजादी देनी है। अच्छा, अंग्रेजों, ये मत सोचो कि अंग्रेज ही हम पे जुल्म डाले हैं, हमने भी बड़े अंग्रेजों को मारा है। पता नहीं चला 1857 से बाद कितने मारे गए, कोई अकेला दिख जाता था रोड पे। ठीक है। तो क्योंकि देखो, अगर हम देखें ना, हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन थी। आज मैं क्रिटिसाइज नहीं, मैं, मेरी ये थ्योरी है, अगर मैं जो मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि हम उस समय में किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि गांधी जी ये कर सकते थे, नेहरू जी ये कर सकते थे। अच्छा करता है हर तरफ से हर व्यक्ति। ठीक है, आज भी देख सकते हो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, पर क्यों नहीं कर रही मुझे क्या पता। पॉइंट समझ आ रहा है? तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि हाँ उस समय वो कर सकता था, जो किया बढ़िया किया, बढ़िया हुआ। ठीक है। खैर, कैबिनेट मिशन 1946 के आसपास आया और इसने तय कर दिया था कि भाई पीसफुली हम पावर आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। उनको ये डर बैठ गया था कि अब एग्रेसिव हो गए थे लोग 1942 में, डू और डाई। गांधी जी ने क्या कह दिया था कि मर तो वैसे ही रहे हैं, क्यों ना करके मरा जाए। तो यहां पे अंग्रेज अब थोड़े से सहम गए थे, पहले ही युद्ध हो चुके थे, युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 से कमर टूटी हुई थी। तो कह रहे थे कि पीसफुली हम आपको पावर ट्रांसफर करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, पीसफुली ट्रांसफर करते हैं, हम एग्री हो गए हैं। तो कहा चलो ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशन ने भी इसका अवहेलना की कि हम दो नेशन नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे ये। बट होगा क्या, देखते हैं आगे, आगे बताऊंगा क्या होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? 1946 में इसने कह दिया कि चलिए ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की जाएगी और अब इलेक्शन होंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो आपका क्या लिखेगी, संविधान। अब प्रश्न ये था कि ये कौन व्यक्ति होंगे जो चुने जाएंगे और कैसे चुने जाएंगे, जो हमारा क्या लिखेंगे, संविधान। तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, फिर थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा अक्षरों के हिसाब से। कैसे चुना गया उस समय, जैसे मैंने बताया आपको, चलते हैं चलो उसी चीज पे। प्रिंसली स्टेट्स भी है, ब्रिटिश टेरिटरीज भी है, दो तरह की चीजें हैं। ये क्या है, प्रिंसली स्टेट्स, राजाओं की स्टेट्स, और ये सारी बीच में क्या दिख रही है, बल्कि इससे ये ये क्या है, ब्रिटिश टेरिटरीज। यही दो चीजें थी। जैसे आज स्टेट में एमएलए है, उस समय भी थे ब्रिटिश टेरिटरीज में, और राजा का तो राजा का ही रूल चल रहा है ना। तो तय हुआ कि ये जो ब्रिटिश टेरिटरीज में एक तरह के एमएलए प्रोविंसेस में चुने गए हैं। प्रोविंसेस किसे बोलते थे उस समय, स्टेट्स को। यहां तक क्लियर हो रहा है ना सभी को, समझ आ रही है बात? ठीक है। कहा कि जो एमएलए अभी के चुने हुए हैं, उस समय तक इलेक्शन आ चुके थे, कुछ ही लोगों को अधिकार था, लेकिन इलेक्शन होते थे। ठीक है। क्या कहा कि जो स्टेट्स के एमएलए हैं वो किसको चुनेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो यहां से एक बात समझ आ रही है कि आम लोग नहीं पार्टिसिपेट ले रहे इलेक्शन में, किसके लिए, उन लोगों को चुनने के लिए जो क्या बनाएंगे, आपका संविधान। मैं एक बात और समझना, मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर के लिए नहीं पढ़ा रहा आपको, नॉलेज बहुत जरूरी है। एक बार पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, ये पूरी लाइफ काम आएगी आपको। ठीक है। इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में भी खत्म कर सकता हूँ, बट वो उसमें मजा नहीं आएगा। आपको भी मजा आना चाहिए, मुझे भी पढ़ाने में मजा आना चाहिए, मैं तो इस बात पे एग्री करता हूँ। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुनेंगे। फिर बात आई कि भाई फिर इधर वाले एरिया से क्या होगा, ये जो क्या है, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट में राजा को यह अधिकार दे दिया कि अगर एक व्यक्ति को आप नॉमिनेट करोगे, वो सीधा कहां जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मान लीजिए मैं राजा हूं, बन जाऊं राजा, तो आप मना करोगे, आपसे पूछूं? मैं राजा हूं, मान लो मैंने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, नॉमिनेट। तो यहां पे यानी कि पार्शली तो क्या हुए, नॉमिनेटेड, और पार्शली, ये बात समझ आ रही है? ये सीक्वेंस रहा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नॉमिनेट कौन कर रहे थे, राजा, और इलेक्ट कौन कर रहे थे, जो पहले से ही प्रोविंस के एमएलए टाइप, आप नाम रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, जिससे आपको इंफॉर्मेशन ठीक रहे कि हाँ वहां जो उस समय चुने हुए थे स्टेट्स में, वो किसको चुन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। क्लियर है बात? अब मैं इस पे चलता हूं कि ये इलेक्शन कैसे हो रहा था, जो इलेक्ट हो रहे थे।
दो तरह के, इसको ध्यान से समझना, जब प्रेसिडेंट का टॉपिक आएगा तब भी बताऊंगा। आज भी हमारे पास दो ही मेथड है, फर्स्ट पास द पोस्ट और एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये पूरा वर्ड आता है लिखा हुआ, एक बार यहां पे समझाऊंगा, आधा शायद समझ आ जाए, आधा ना भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट में पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। दो ही मेथड है मेरे पास इलेक्शन के आज भी। फर्स्ट पास द पोस्ट क्या कहता है, हम तीन कैंडिडेट खड़े हैं, मान लो, तीन तो होते नहीं खड़े इलेक्शन में, एमएलए एमपी के 20-20 हो जाते हैं, कई बार आपको पता चलता है आपका दोस्त भी खड़ा है, नीचे आ रही है फोटो, ठीक है। तो तीन कैंडिडेट खड़े हैं और सपोज कर दिए करिए उस टेरिटरी में 100 वोटें थी, ठीक है। ए को मिली 20, नोटा भी कर लेते हैं इसमें, नन ऑफ द अबव। एक को मिली 30, 10 कितनी होगी, 40, 60, इसको 40। कोई जीतेगा इसमें? जीतेंगे भाई, वो जान के करा है मैंने। नोटा फिर तो यही चलता रहेगा, और लोग भी बड़े मजेदार हैं इंडिया में, यार इस बार फिर करते हैं इलेक्शन, शराब मिल रही है आराम से, नोटा पे करके आते हैं। तो कौन जीतेगा? अब यहां से एक ड्रॉबैक भी बताऊंगा, देखो 70 लोग इसके खिलाफ हैं, सिर्फ 30 इसको एग्री कर रहे हैं, स्टिल ही इज एमएलए। तभी कई बार वो 70 वाले एरिया में चला जाता है, पिटाई भी हो जाती है ना। तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। अच्छा, ये कहां कहां एप्लीकेबल होता है? अगर मैं क्लास में किसी मॉनिटर को चुनूं, इलेक्शन होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होगा, किस मेथड से होगा? इसी से। तो एमएलए, यहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन की बात करूंगा, एमएलए का हो रहा है अगर, एमपी सिर्फ लोकसभा का, ये ध्यान रखना, नॉट राज्यसभा, करेंगे बात हम सारी। सरपंच, पंच, एमसी, ये सब चीजें जिसका किस मेथड से होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसका सिंपल सा मेथड है, टोटल वोट्स 1 प्लस वैकेंसी प्लस 1, ये इसका मेथड है। जैसे मैं कोशिश करूंगा एक एग्जांपल से समझाने की, ठीक है। पोज करिए, प्रेसिडेंट का वैसे इसी से ही इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड से होता है, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट का भी। प्रेसिडेंट में वैकेंसी कितनी है? एक है, ठीक है। अभी मैं टोटल वोट्स प्रेसिडेंट में 100 लेके चल रहा हूं, पर प्रेसिडेंट के केस में ऐसी सिंगल वोट वैल्यू नहीं होती, एमएलए की अलग वैल्यू ऑफ वोट्स होती है, मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ समझाने के प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूं। एमपी की अलग वैल्यू होती है, डिफरेंट स्टेट ऑफ एमएलए हैज डिफरेंट वैल्यू इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट सभी एमपीज की पूरे देश की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। बट अभी मैं क्या लेके चल रहा हूं, हर एक की एक वैल्यू है वोट की, ठीक है जी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर किसी को जीतना है तो कितनी चाहिए वोट्स, है ना। क्या यहां पे ऐसा हो पा रहा था? देख रहे हो आप कि यहां तो जो अंधों में काना राजा आगे निकल गया वो जीत गया, ठीक है। यहां पे क्या है कि डिपेंड करेगा वैकेंसी कितनी है, प्रोपोर्शनल के हिसाब से, उस हिसाब से आप इलेक्शन जीतोगे। अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे। तो सपोज करिए, अब इसमें होता क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनरली दो व्यक्ति ही खड़े होते हैं, क्योंकि दो मेजर पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी। एक, कभी भी एक पार्टी दो कैंडिडेट थोड़ी ना खड़ी करेगी। अब मान लीजिए मैंने दो कैंडिडेट खड़े कर दिए, ठीक है, ए और बी, 100 व्यक्ति हैं वोट, अभी मैं सिर्फ ये ले रहा हूं कि 5 व्यक्ति ही, 5 वोटें हैं मेरे पास, ताकि आप समझ पाओ। तीन कैंडिडेट खड़े कर देता हूं, चलो, 5 व्यक्ति वोट देने जा रहे हैं। मैं गया वोट देने, मैं कुछ कुछ बनता रहूंगा, किसी को आपत्ति तो नहीं। पहली मैंने प्रेफरेंस ए व्यक्ति को दे दी, इसमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि 50% एक बार में शायद ना मिले, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराएं, चाहे कोई भी चीज है। तीसरी से दे दी। अच्छा, अगर 5 वोटें हैं मेरे पास, कितनी चाहिए जीतने के लिए किसी व्यक्ति को, तो इस मेथड से मैं अप्लाई करूं, 3.5 तो पॉसिबल नहीं है, एक को मारे कैसे, तो 4 चाहिए, ठीक है। तो 4 वोटें चाहिए मुझे 5 में से,
अब देखते हैं कैसे होगा ये। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने पहली प्रेफरेंस इसको दे दी, दूसरी इसको, तीसरी इसको। फिर एक आया, उसने दूसरी इसको, इसको, फिर इसको। फिर एक और व्यक्ति आया, पहली इसको दे दी, दूसरी इसको, तीसरी इसको। फिर एक व्यक्ति आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या किसी को 4 वोटें मिली? नहीं मिली। इसको सिर्फ 3 प्रेफरेंस मिली, फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए ना। इसको सिर्फ 1 मिली, इसको 1। अब इसमें देखो सबसे पीछे कौन है रेस में? सी। अब देखा जाएगा कि क्या इसको किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है? बिल्कुल दी है, एक कैंडिडेट ने यहां पे दी हुई है। अब क्या होगा, इसकी वोट ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये तो पीछे है सबसे। इसकी वोट कहां पे ट्रांसफर जाएगी? जिस व्यक्ति ने दूसरी प्रेफरेंस दी है, क्योंकि उसी व्यक्ति ने पहले के बाद दूसरी प्रेफरेंस किसको दी है? ए को। तो इसकी वोट कहां पे ट्रांसफर हो गई? ये खत्म हो गया इलेक्शन से। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, समझ पा रहे होंगे। लेकिन क्या अभी ये जीत रहा है? हाँ, जीत गया। ठीक है, 4 हो गई तो ये जीत गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अभी। तो ये है बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर हुई ये बात? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये कहां कहां यूज होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी ऑफ राज्यसभा, एमएलसी। एमएलए होता है एक, एमएलसी कुछ ही स्टेट्स में होते हैं, वो करेंगे बात हम। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए अब वापिस टॉपिक पे चलते हैं। लग रही है इंटरेस्टिंग? 3 घंटे की कर दे क्लास? अच्छा, चलिए। तो इस तरह से द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी निकल के आई? 389। यानी इतने व्यक्ति चुन के आ गए, कुछ नॉमिनेट हुए होंगे, कुछ इलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। और इस तरह से मेरे पास कितने मेंबर आ गए? 389। अब इन्हीं 389 ने क्या बनाना था? हमारा संविधान। लेकिन इस 389 मेंबर्स में से 90 जो कहते हैं, जो बेसिकली डील करते थे किससे? मुस्लिम लीग से, कि भाई हम तो असेंबली में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि असेंबली तो एक देश बनाने के में है, एक देश का एक संविधान। पर ये तो 90 कह रहे हैं कि हमें तो एक अलग देश चाहिए। तो इन्होंने बायकॉट कर दिया। तो यानी बचे कितने? एक्चुअल में हमारा संविधान कितनों ने बनाया? 299। समझ आ रही है बात? ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा हमारा फिर क्या बनाया? संविधान। अब ठीक है, संविधान बनाएंगे ये। अब एक और चैलेंज था इनके सामने। 1946-47 में देश आजाद हो गया। चैलेंज क्या था? कि देखिए, अगर मैं कॉपी किताब लेके खुद बैठूं 299 मेंबर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा देश के लिए क्या लिखें क्या नहीं। तो इन्होंने 70, 80, 60 प्लस जितनी कंट्रीज थी उस समय जहां पे संविधान था, तो उनके सभी को संविधानों को देखा, और जहां से जो अच्छा लगा उसको अपनी संविधान में लिख लिया और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब आप कहोगे कि सर इंडिया की खुद की देन क्या है 0 आवर पार्लियामेंट में चप्पल जुतियां नहीं चल रही, वो वाला। ठीक है, रोटी खाने के बाद का, कि भाई एनर्जी भी आ जाएगी, फिर करेंगे लड़ाई। ठीक है, चलिए इस पे भी बात करेंगे कि सर वो क्यों, हम क्यों नहीं क्लास में चप्पल जूतियां चला सकते आपके ऊपर? वो क्यों चला पाते हैं, और वो तो एमपी हैं। इसके पीछे रहे उनको थोड़ी फ्रीडम ऑफ, जो फंडामेंटल फ्रीडम है उनकी ज्यादा है, और कोर्ट में उसके लेके बात नहीं हो सकती। क्योंकि भाई देश के लिए कानून की बात करनी है ना, छोटी मोटी बात, ऊंच नीच बात हो सकती है, तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं। ठीक है, खैर। तो ये दो मेथड थे। जो प्रिंसली स्टेट्स को थी कितनी सीटें मिली? 93 आउट ऑफ 296 वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, और 93 ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब बात करते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स के रहे, वो नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। सो इट वाज क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड, कुछ इलेक्ट हुई है और पार्शली नॉमिनेटेड। और खास एक और पॉइंट में ऐड करूंगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली का मतलब जो उस समय प्रोविंसेस में हमने चुने होंगे, वो आगे किसको चुन रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर।
क्या हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोट देने जाते हैं? नहीं। हमने कौन चुने, एमएलए एमपी? वही फर्दर किसको चुनते हैं? प्रेसिडेंट को। दैट इज प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस। ठीक है। मोर एवर द मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल। ठीक है जी। जो मेंबर्स थे वो क्या हुए? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। किनके द्वारा? असेंबलीज के मेंबर्स के द्वारा। इलेक्शन होता है, 296 सीट अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया। और इलेक्शन कब हेल्ड होता है? जुलाई अगस्त 1946 में। अब पहली बार असेंबली की सीटिंग आती है 9 दिसंबर। ये बात ध्यान रखना, कब पहली बार असेंबली बैठी? 9 दिसंबर 1946 पहली बार असेंबली बैठती है। ये सपोज कीजिए आप ही असेंबली हो, मैं भी बैठ गया अगर, तो देखिए असेंबली काम नहीं कर पाएगी जब तक कोई सामने ना खड़ा हो। ऑब्वियस सी बात है कि कोई प्रेसिडेंट तो बनाना पड़ेगा ताकि ना थोड़ा सा अनुशासन में काम हो जाए, नहीं तो फिर अनुशासन में काम नहीं होता। जैसे स्पीकर की भी जरूरत पड़ती है कि भाई चलिए आज इस पे चर्चा करते हैं, फटाफट से करिए काम। तो असेंबली बैठती है, लेकिन पहली ही असेंबली को कौन बायकॉट कर देगी? मुस्लिम लीग। इन्होंने पहली असेंबली को ही बायकॉट कर दिया था कि हम नहीं आएंगे, तो 299 मेंबर ही बैठ पाए। अब ये 299 मेंबर्स शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की। बहुत जो भी देश में जितने भी अन्य देशों में जहां पे भी संविधान बना हुआ था उनका देखा, और उनसे देख देख के जो हमें अच्छा लगा वो रख लिया। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, किस देश से हमने क्या लिया। ठीक है। अब जब पहली मेंबर बैठते हैं, जब पहली बार बैठते हैं ना, तो हम इलेक्शन थोड़ी ना प्रेसिडेंट का कर पाते हैं कि चलो पहले यही सी कोई बना देते हैं प्रेसिडेंट। तो जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। एल्डेस्ट व्यक्ति थे कि चलो एल्डेस्ट है, इन्हीं को टेम्परेरी क्या बना देते हैं? प्रेसिडेंट बना देते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। लेकिन बाद में कौन चुने गए? राजेंद्र प्रसाद। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे और फिर हमारे पहले प्रेसिडेंट भी रहे पार्लियामेंट के। अच्छा, खास बात और एक ये रहेगी, क्योंकि 1947 में देश भी आजाद हो जाएगा, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो क्या कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ? 26 26 नवंबर। 1949। ये तैयार हो गया। एक बात इसमें ध्यान रखना, यहीं पे बता देता हूं। और शुरुआत यूज करना कब से शुरू किया? ये इस तरह से है, मैं नए कपड़े तो ले आया, पर डालूंगा कब? एक शादी में। ठीक है। तो यानी कि मतलब हमने बना तो लिया था संविधान, लेकिन हमने यूज करना कब शुरू किया? 26 जनवरी 1950। क्यों 26 जनवरी? क्योंकि 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता भी दिया आपको। 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस ने डिसाइड अपने मन से मान लिया कि अब हम क्या हो गए हैं? आजाद हो गए। तो इस दिन की बहुत महत्व तो इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाह रही थी, तो कर लिया। अब बात ये आती है कि देखो 1947 में हम आजाद हुए और 49 में हमारा संविधान लिखा गया, तो उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर और कौन जो था लॉ बना रहा था? पॉइंट समझने वाला है। तो यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये पार्लियामेंट की तरह भी बैठती थी। जैसे आज पार्लियामेंट बैठती है ना, पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही है। कुछ दिन पार्लियामेंट की तरह आएगी, कुछ दिन फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो ड्यूअल रोल यही प्ले कर रही थी। उस समय आगे कोई और प्रेसिडेंट होता था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती थी तो कौन होता था प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है बात? प्रेसिडेंट चुना गया असेंबली। सिमिलरली बोथ एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णचारी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि सर नाम तो याद नहीं हो पाएंगे। जितनी ज्यादा रीडिंग लेते रहोगे ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप कितना उसको बार बार पढ़ पा रहे हो। एक नाम को लेके बैठना नहीं है कि भाई ये पढ़ लू मैं, ये पढ़ लू ना, ये मत करना। चाहे कोई डेट है, चाहे कुछ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? बार बार पढ़ना है बस, उसे ऑटोमेटिकली याद होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको ऑप्शन में जचेगा कि ये जच रही, हाँ ये था, यही था, 9 दिसंबर था। ठीक है। चलिए, अब 9 दिसंबर को पहली बैठी थी मीटिंग। समय आया 13 दिसंबर 1946। हम सभी बैठ गए। आप लोग यहां क्यों बैठे हो? संविधान को जानने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? पेपर क्लियर करना। तो यहां पे भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी ना, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं हम, उसमें बातें लिखी गई कि हमारा मुद्दा क्या है यहां बैठने का?
क्या मुद्दा था हमारा बैठने का? कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है, बट वो कैसा बनाना है कि सबको इक्वलिटी मिले, किसी के पास खास पावर ना हो। पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं तो फिर हमें बैठने की क्या ही जरूरत थी, अंग्रेजों वाला सिस्टम चलता रहता। तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब बात समझ आ रही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ? और इट लेट डाउन द फंडामेंटल फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि कैसा रहेगा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। लिखने तो जा रहे हो संविधान, उसकी कुछ स्टोरी भी तो, मतलब उसकी कुछ थीम भी तो होगी ना, कि सबको इक्वेलिटी हो, तो ऐसी चीज लिखनी है कि सबको इक्वेलिटी मिले, सबको अधिकार मिले, ऐसी हो कि सबको, कुछ चीजें ऐसी लिखो कि सबको अधिकार मिले। तो हाँ, फंडामेंटल राइट्स हो गए जैसे, ठीक है। द रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन भी क्या कर लिया गया, असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। और इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ध्यान रखना, प्रियम्बल। इसको भी देखेंगे हम, प्रियम्बल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद अगला टॉपिक हमारा प्रियम्बल ही होगा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी ना, जैसे आप लोग बैठे हैं, तो बात हुई कि देखिए हम ना ऐसा करेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं क्लास में, कि बस 26 ने जो बात कह दी वो लिखी जाएगी ना, सभी एग्री करेंगे वही बात लिखी जाएगी। और ये बहस आर्टिकल 1 पे भी हुई थी। आर्टिकल 1 में अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। क्योंकि कई तो लोग कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिया नाम रखो, कई कह रहे थे भारत रखो, ठीक है, मेरा नाम भी भारत है, ठीक है। तो ये तय हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि 23 नवंबर 2025 को मैं आपकी क्लास लूंगा। तो अच्छा, कल, ओ हो, चलो थोड़ा सा हो गया, मेरी गलतियां मत गिनो ना आप लोग। आज 24 है, हाँ भाई 24 है, चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत रख दिया, तो बात समझ आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू बॉडीज, वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक जिसको हम पार्लियामेंट भी बोल देते हैं आज, लेजिस्लेटिव की तरह भी काम कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह भी, ठीक है। तो जब अब बात होती थी कि जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करेगी तो चेयर कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद, ये तो सबको पता है। लेकिन जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलेगी तो उसे कौन चेयर करेगा? जीवी मावलंकर। दोनों रोल चल रहे हैं, ठीक है। और ये फंक्शन कब तक कंटिन्यू रहा? 26 नवंबर 1949। समझ पा रहे हो क्यों रहा कंटिन्यू दोनों? जैसे ही 26 नवंबर 1949 हुआ, डिसबैंड हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भाई काम खत्म हो चुका है। फिर इसने पार्लियामेंट की तरह काम चलता रहा। फिर 1951 में इलेक्शन हुए थे, 51-52 हम देखते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। व्हेन द टास्क ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। यहां तक क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही होगी अब क्या पिक्चर बन रही है, ठीक है। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो 26 नवंबर 1949 है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोला जाता है, ना कि रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे बोला जाता है 26 जनवरी को। इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि क्या लिखा गया है? संविधान लिखा गया। ये रही वो बात। द मुस्लिम लीग मेंबर विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइड इंडिया। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली कितनी हो गई? 299 एज कंपेयर टू 389 ओरिजिनली फिक्स्ड इन 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान से इलेक्शन होता है और अगस्त ऑफर ने एग्रीमेंट किया था कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी। और पहली बार डिमांड 1935 में रखी गई, आइडिया दिया था एम एन रॉय ने। मोटी मोटी बातों पे ध्यान रखना है आपने, ठीक है। स्टोरी समझ आ जाती है, फिर मेन फोकस वहां पे रखना है। ये रही वो बात कि क्यों 26 जनवरी। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस डे वाज सेलिब्रेटेड विद फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज एट द बैंक ऑफ रावी रिवर बाय द जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर को रात के ठंडे समय में तो तिरंगा झंडा वहां पे फहराया गया था।
टू कॉमरेट द 1930 डिक्लेरेशन इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे। हम रिपब्लिक हो गए, हमारे पास खुद का अब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर आ गया एक तरह से। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। हमें किसी के हिसाब से अब कानून देख के चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और संविधान के बारे में। क्या क्या हुआ, इंडिया मेंबर भी बना किसका, कॉमनवेल्थ का। कई बार पूछे जाते हैं पॉइंट्स। कॉमनवेल्थ का मई 1949 में। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, बहुत बार पूछा जाता है, 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, डिजाइन किसने किया था नेशनल फ्लैग, पिंगाली वेंकव्या। ठीक है। अच्छा, आजकल जो समय है ना, अंडर एस्टिमेट किसी भी लाइन को मत करना, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ध्यान रखना, जो यूपीएससी चीज पूछ चुका है ना, उसको हर किसी एग्जाम में वो चीज आ सकती है। आज की थ्योरी ये कहती है यूपीएससी कुछ नया लेके आएगी, उसके बाद वो नया शायद आपके लिए अब डिफिकल्ट होगा, बट क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि ये चीज आ चुकी है मार्केट में, तो आप उसको अब ये नहीं कह सकते कि वो डिफिकल्ट है। ठीक है। एडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1940, जिसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जनवरी 24 को ये भी अडॉप्ट हो गया। और इलेक्ट किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। देखो, 26 जनवरी 1950 में संविधान की शुरुआत हुई, यूज करना शुरू किया उससे 2 दिन पहले। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रही है बातें। 22 जुलाई नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम 24 जनवरी, दो तीन चीजें 24 जनवरी दिख रही है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, सिर्फ नेशनल फ्लैग जुलाई 2। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए टोटल, और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसको संविधान लिखने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सेशन हुए थे। ठीक है, डिपेंड करता था कि सेशन एक दिन का भी एक हो सकता है, एक महीने भी लगातार चल सकता है। ठीक है, तो ये लाइन आप छोड़ सकते हो, द टोटल ये भी छोड़ सकते हो। बेसिकली ये सिर्फ इसलिए है कि स्टोरी बनी रहे। 60 से प्लस कंट्रीज से हमने लिया और लगभग 64 लाख खर्चा आया था उस समय संविधान पे, आप हिसाब लगा सकते हो। अब देखिए, एक और चीज दिक्कत आ रही थी कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही थी अब, कि भाई एक एक चीज पे सभी बैठ के डिस्कस करें फिर तो और लंबा समय लग जाएगा। क्यों ना मैं ऐसे कर लूं कि ये 4 व्यक्ति मुझे इस चीज में परफेक्ट लगते हैं कि इनका बैकग्राउंड लॉ का है, तो आप लॉ के बारे में देख लो, आपको ये चीज में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें आपने इसके बारे में पढ़ी हुई है, आप इसको देख लो। तो इसके लिए क्या किया गया, कमेटीज बनाई गई, बहुत सारी कमेटीज बनाई गई। उन्हीं में से कुछ मेजर कमेटीज थी, ये ध्यान रखनी है, आपको पूछी जाती है अभी क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि जहां जहां यूनियन लग रहा है वो तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जहां पे स्टेट की बात आ जाएगी, प्रोविंशियल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने ही साथ जोड़ा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर। इस कमेटी के और मेंबर्स भी आपने पढ़ने हैं, जो नीचे है मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग की कहां जा रहा है हमारा संविधान, राजेंद्र प्रसाद। ये कमेटियां बार बार जब पढ़ोगे ऑटोमेटिकली एक रीडिंग में 2-3 याद होंगी, दूसरी में 2-3 और, तो ऐसे करते करते आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। बार बार कह रहा हूं, जितनी रीडिंग्स लोगे उतना ही फायदा है, उतनी ज्यादा चीजें याद होना शुरू होंगी। रट नहीं पाओगे ना, होती है याद। ठीक है, ये रही ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी ये भी इंपॉर्टेंट है, कब बनाई गई, 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 मेंबर थे कि ड्राफ्ट करेंगे कैसे कैसे रखा जाए चीजों को, क्या होगा। ठीक है, तो उसमें जो मेन व्यक्ति थे, चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर थे। इसके अलावा ये भी मेंबर्स थे 6 और, दैट इज गोपाल स्वामी अयंगर अय्यर, ये तो ऐसे याद हो गया, गोपाल स्वामी अयंगर अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एम महादेव राव एंड टी टी कृष्णचारी। ये 6 मेंबर्स और थे। ठीक है जी, इनमें से कुछ मर भी गए थे, उनको रिप्लेस किया उनको। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब,
26 नवंबर 1949। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है जो शायद आगे आए कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार सा, लगभग रफ कॉपी शुरू हो चुकी थी, बन चुकी थी। तो हमने ये पब्लिश किया इंडिया में भी, गवर्नमेंट सभी लोगों के सामने। किसको? कच्चे संविधान की, ये संविधान हम बनाने जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से ड्राफ्ट यहां तक नहीं पहुंची थी बात। 8 महीने का समय दिया गया लोगों को, आम जनता को, सबको पब्लिश करके दिखा दिया कि ये रहा भाई संविधान। 8 महीने का समय दिया गया कि देखिए, अगर आपको इसमें कोई कमी पेशी या कुछ आप ऐड करवाना चाहते हो तो लेटर्स भेजिए, हम उस पर विचार करेंगे और चीजों को रखेंगे। तो 8 महीने का समय दिया गया। इसी वजह से एक हमेशा लाइन बोली जाती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फॉर द पीपल। फॉर द पीपल तो समझ ही आ रहा होगा, लोगों के लिए है। बट बाय द पीपल क्यों बना? इस वजह से बना क्योंकि 8 महीने का समय दिया गया था फाइनल ड्राफ्ट से पहले, कि 8 महीने का आपके पास, भारत की जनता, आपके पास समय है। आप अगर इसको कुछ करना चाहते हैं चेंज, अपना लेटर भेजिए, बाकी मेरे ऊपर है कि मुझे जो अच्छा लगे, हम जो हमें लगा कि चेंज करना है वो करेंगे। सो फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक सर है। ये 26 नवंबर के बाद दिया गया 8 महीने का टाइम? नहीं नहीं, ये पहले हो गया था। ठीक है, ओके पहले हो गया था। अब आएगा आगे, आगे आएगा। ये रहा देखो, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश इन फरवरी 1948। पीपल ऑफ इंडिया को कितना समय दिया गया? 8 महीने का, कि भाई डिस्कस करिए ड्राफ्ट और सबमिट करिए अमेंडमेंट, हम फिर देखते हैं क्या रहता है। बहुत सारे लेटर आए थे उस समय, ये मत सोचना कि अवेयरनेस नहीं थी। अब नहीं होगी शायद इतनी अवेयरनेस जितनी उस समय थी। ठीक है। सर बी एन राव, वो कौन थे पहले आए थे जो? एम एन रॉय। एम एन ने तो दिया आइडिया, ये रहे एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन रहे? बी एन राय। लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी एन राव प्रिपेयर्ड ओरिजिनल ड्राफ्ट। एस एन मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसने लिखा है अपनी हैंड राइटिंग में। प्रेम बिहारी, जो ओरिजिनल संविधान की किताब बनी, कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम, इटालियन स्टाइल। ज्यादा डीप में भी मत चले जाना कि एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कंट्रीज हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहां पे लिखो, नोट मिस हो रहा है यहाँ पे वर्ड। आज भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा चंबा आपको इसका होगा यूके का, जिसपे कोई एग्री भी ना करे शायद। तो यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। ये सारी आज भी ऐसी कंट्रीज है जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसा भी समय लगेगा, देखा जाए सही भी है, बट हमारे लिए ये, हमारी कंट्री में वैलिडिटी नहीं हो पानी थी इसकी। नहीं तो फिर हर रोज ही पता नहीं, अभी भी नहीं सुप्रीम कोर्ट को बेचारे को वो रहे, तो फिर तो पता ही नहीं क्या होता। पर इससे ये जरूर हो सकता था कि बस लिख दिया तो बात खत्म है, ऐसा होगा। हाँ। कोर्ट ने नहीं, जो पार्लियामेंट ने लिख दिया बेसिकली उस पे एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। पर आप इस चीज को लेकर नहीं जा सकते कि हमारे संविधान में तो ये लिखा हुआ है, आपने ये कर दिया, बात ही खत्म होगी। है ना? सर जो गल्फ यहाँ पे तो क्या कंट्रीज होगा? है, हाँ जी। मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज, उनमें तो शरिया लॉ चलेगा ना? हाँ, उनका जो भी हो, पर रिटर्न में नहीं है ना। रिटर्न फिक्स नहीं है कि ये हमारा संविधान है, इस हिसाब से हम चलेंगे कि। मतलब जैसे शरिया लॉ, वो कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है, पता चली? ठीक है। 11 सेशन हुए। छठा जो सेशन था सबसे छोटा था, एक दिन का। 9वां सेशन सबसे बड़ा था। ठीक है। ये जो मैंने यहां तक आपको लिखवाया ना, हर छोटे से बड़ा एग्जाम तक यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो कोई छोटा एग्जाम है या कोई बड़ा एग्जाम है। ठीक है। घूम फिर के बातें यहीं से आएंगी। ठीक है। अब जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब मैं चलता हूं आगे। ये किताब बन गई हमारी। कुछ ऐसी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किताब बनी किनके द्वारा? उन लोगों के द्वारा। ये 3 शेर हैं।
इमेजिन करो, 4, 1 बैक टू बैक। ठीक है, तो यही किताब हमने पढ़नी है, दैट इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जब ये किताब बनी ना, ओरिजिनली मेरे पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज 24 नवंबर, 448 प्लस 450 भी कह सकते हो आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल। तो यहां से आपको एक और बात समझ आ रही होगी, क्या मैं अपने संविधान में चेंज कर सकता हूं? क्या मैं एडिशन कर सकता हूं? यस। डिलीट कर सकता हूं? यस। एडिशन और डिलीशन शुड बी बाय अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जिससे कुछ भी ऐड होगा और कुछ भी डिलीट होगा। अब यही हमने पढ़ना है, यही हमारी पॉलिटी है। अच्छा, पॉलिटी को भी ना मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा कि क्या किस हिस्से में भी कंसंट्रेट रखना है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा हिस्सा कौन सा, तीसरा, चार चार हिस्सों में मैं रखूंगा। सबसे छोटा हिस्सा है ये वाला, और आप इसी को जरूर पढ़ोगे, जिसमें 12 पॉइंट है, सिर्फ 12 पॉइंट। कई बार 1-2 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। अब कहीं तो कल आएंगे ही नहीं कि 3 नंबर का तो आना है, 2 यहीं से ना आ जाए, बस हो गई पॉलिटी। ठीक है, फिर मैं उसके बाद कहता हूं प्रियम्बल से, ये ध्यान से समझना बात, प्रियम्बल से, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके डीपीएसपी तक, इसको मैं एक पार्ट देता हूं अपनी तरफ से, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि या तो क्वेश्चन इस एरिया से 1-2 आए, जैसे मान लो 6 क्वेश्चन आने ना, तो 1-2 क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिल सकता है। फिर जो दूसरा मैं कहता हूं दैट इज प्रेसिडेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट, कुछ यहां से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब देखो, याद तो सारा करना पड़ेगा, बट एग्जाम की डिमांड क्या रहती है अगर मैं कहूं तो, जो आपका शायद पंजाब वाला एग्जाम है, वो उसके लिए ये डिमांड ज्यादा बेटर भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, बट आप ये कह नहीं सकते अगर मैं कह रहा हूं कि जरूरी है वहीं से आएगा, तीनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चारों पे, तो ये 4 पार्ट हैं जिस हिसाब से हम चलेंगे। तो अब हम पहले पार्ट पे शुरू तो हो ही चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल की। तो यहां तक बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब मैं जैसे ही इस किताब को खोलता हूं, पहला पेज मुझे दिखता है प्रियम्बल। अब उसको करते हैं, 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक है आज क्लास। पता नहीं था आप लोगों को? नहीं पता था? अच्छा, तभी तुम्हें लग रहा है कि क्योंकि शुरू में मैंने वादे ऐसे करा लिए, अब तुम कह भी नहीं सकते कि सर छोड़ दो। ठीक है, अच्छा दरवाजा खोल दे, और ये मत कह देना इससे चले जाओ। है, देखो कितनी बढ़िया चीज चल रही है वैसे देखा जाए तो। पंखा चला दूं? नहीं। कौन सी? सारी? अच्छा, कर रहा हूं। कहां से होंगी? ये तो यहां से तो है ही नहीं। है करना भाई, कौन है? अरे कोई और ना हो जाए भाई। करना भी कौन सी हो, किससे होगी? एक्सक्यूज मी लाइट सर। कहाँ से होगी ये? बंद कर दो। ओ, ले। देखो ये बात होती है एक्सपीरियंस की, समझ रहे हो? देखो, मुझे जिस चीज की बात पता है वो मैं करा रहा हूं, लेकिन आपको इस क्लास के बारे में पता है, क्यों पता है? डेली बैठ रहे हो। तो मुद्दा बस यही इतना सा है।
ओह सॉरी यार। ये है हमारा प्रियम्बल, ये याद रखना है। अब आप कहोगे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनी कॉन्स्टिट्यूट अवर इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, इस पे मैं क्वेश्चन की भी चर्चा करता चलूंगा। कई बार यही क्वेश्चन आ जाएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कहां मेंशन है, प्रियम्बल। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, ये पहला पेज किताब खोली, मुझे पहला पेज क्या दिखा, ये। अब इसमें ये बात ध्यान रखना, देख लो भाई, इधर देख लो, अब बोलो मत, बात मत करो। ये सबसे लास्ट में ऐड हुआ, लेकिन दिख रहा कहां पे है, सबसे पहले। सबसे लास्ट में ऐड हुआ और दिखता कहां पे है, सबसे पहले। ये समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई मुझसे पूछे कि यार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बता, तो क्या मैं वो इतना मोटी किताब पढ़ के शुरू हो जाऊं? मैं उसे क्या पढ़ के बता दूं, ये वाला पेज सिर्फ, ये पूरा डिफाइन कर देगा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी समरी मैं कब दे सकता हूं? मान लो मुझे कोई कहे कि ये पिक्चर की समरी सुना, तो अगर मैंने पिक्चर ही नहीं देखी, मैं समरी कैसे बताऊंगा? 3 घंटे की पिक्चर है, 2 मिनट में ही समरी कंप्लीट कर सकता हूं मैं। तो वही चीज ये है कि ये आइडेंटिटी कार्ड है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। होरोस्कोप है ये कॉन्स्टिट्यूशन की। पॉइंट समझ आ रहा है? अब हम चर्चा करते हैं क्यों है ये, इस पे बात करते हैं। कह रहे हैं वी द पीपल, हमारे संविधान की ये समरी बता रहा है कि जो हम द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के नागरिक हैं, बहुत ही गंभीरता से सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, अपने इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया है, सॉवरियन। क्या मेरे देश को किसी अमेरिका या किसी देश से इजाजत लेनी पड़ती है कि भाई पाकिस्तान के साथ ट्रेड करूं या ना करूं? नहीं, सॉवरियन है हम, सॉवरियन। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक चीजें हो रही है, समाजवाद को प्रोत्साहित है, ठीक है। इसको बहुत सारी चीजों से, तरीकों से हम समझ सकते हैं, ठीक है। फिर सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। क्या किसी विशेष धर्म के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर आ सकता है? नहीं। इसको मैं समझ लेते हैं, चलो थोड़ा सा। सपोज करो अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है सेंटर में, मेरे ही सारे 300 एमपीज आ गए, 543, 273 चाहिए आसपास, 300 आ गए, तो मैं तो कुछ भी पास लिखवा के कुछ भी पास हो जाएगा, हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि चंडीगढ़ के रोड पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा या सिर्फ हिमाचल वाले चल सकते हैं और कोई नहीं चलेगा, ना राजस्थान वाला कोई नहीं चलेगा। सपोज करो मैंने पास कर दिया, हो जाएगा वो पास वहां से। प्रेसिडेंट ने भी कर दिया, मान के चलते हैं, लेकिन लागू नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है किसका, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये किसको खत्म कर रही है, सेकुलर वर्ड को। समझ पा रहे हो? इस वजह से इसको, प्रियम्बल को क्या कहा गया है, द होरोस्कोप, द समरी, द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक है। अगर मोदी जी कह दे कि अब अगले साल से इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ही पीएम बनता रहूंगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। चुनने का अधिकार है, डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक तो हो ही गया, हमारे पास खुद का है सिस्टम कि कैसे हमने बनाना है, क्या सीक्वेंस रहेगा। अब मैं बात करता हूं एक और। जब ये एक्चुअल में प्रियम्बल बना, उस समय ना मेरे पास ना तो ये वर्ड था, ये जो मैं काट रहा हूं वर्ड, ना ही ये था। तो अगर मैं ओरिजिनली, कई बार क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली प्रियम्बल को अगर पढ़ूं तो क्या होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसके बाद मैं ये वर्ड भी काटूंगा। ये कौन सा काटा मैंने, इंटीग्रिटी। ये मैं अब ओरिजिनल एक बार मन में पढ़ के देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर, यहां तक तो नेशन की बात हो रही है। अब इसके नीचे सिटीजन की बात हो रही है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस मिलेगा कैसा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लिबर्टी कैसी होगी, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, विश्वास करने की, फेथ की और वर्शिप की। इक्वेलिटी कैसी होगी, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को, प्रमोट होंगे सभी ताकि आगे बढ़ सके, सबको इक्विलिटी, इक्विलिटी मिलेगी। फर्टेनिटी का मतलब है भाईचारा, बंधुत्व, आपस में एक दूसरे का सम्मान करना, ठीक है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी, एंड बाद में ऐड हुआ क्या, इंटीग्रिटी। अभी नहीं ऐड हुआ था ओरिजिनली। तो यानी कि ये 3 वर्ड कब ऐड हुए, 42nd अमेंडमेंट से। ध्यान रखना इस अमेंडमेंट को, 1976 ने
अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना जब कुछ भी ऐड करना है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 नए वर्ड ऐड हुए, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। बिल्कुल जरूरत पड़ी होगी। सोशलिस्ट भी होना चाहिए, सेकुलर भी, नहीं तो धर्म के बिहाफ पे कुछ भी बना देंगे। ठीक है, तो हमारे प्रियम्बल में आज तक कितनी बार अमेंडमेंट हुई है? चेंज आया है सिर्फ एक बार, यही इसी संशोधन से। अच्छा, इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहा गया है। किस संशोधन को? 42वें। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों कहा गया है? कि इसी अमेंडमेंट से लगभग लगभग उस समय में 1970 के आसपास 75 तक 2/3 संविधान चेंज किया जा चुका था। 2/3 संविधान। अभी तो 1950 में तैयार ही हुआ था बेचारा, 20 ही साल में 2/3 चेंज भी कर दिया। बड़ी डिबेट हुई थी सुप्रीम कोर्ट, उस समय ये तक का चलता था कि कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने आप को हावी करना चाह रही है, कई बार पार्लियामेंट, तो बड़ा दिक्कतें आ रही थी। एक केस इस चीज को सुलझाएगी, वो करेंगे बात अभी। हाँ, केशव नंद भारती, यहां तक बात समझ आई। ये पॉइंट मोटे मोटे याद रखने हैं कि सीक्वेंस भी यही है, पहला ये वर्ड ऐड हुआ, फिर ये, फिर ये, कई बार पूछ लिया जाता है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी, फ्रेंच से लिया है ये हमने। अच्छा, हमने प्रियम्बल का आइडिया कहां से लिया? यूएसए से। लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया की। अब आप कह रहे हो ये कैसे, दिख भी नहीं रहा, इंग्लिश दिख रही है तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक क्लियर है सभी को? 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, थक गए होंगे। इंटरेस्टिंग तो लग रही है ना? फिर ये क्यों थक गए? अच्छा, तैयार नहीं थे आप? ओहो, अब तैयार हो? चलो कल तैयार होके आना, ठीक है, जेल जुल लगा के बालों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लो तुम्हारा, तुम यही नहीं देख पा रहे कि क्लास कितने घंटे की है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। अब बात करते हैं प्रियम्बल की। ये रही वो प्रियम्बल जो हमने देख लिया है। तो प्रियम्बल को एक व्यक्ति है, कई बार पूछे जाते हैं, बड़े तगड़े वकील रहे हैं, एन ए पालकी वाला, जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कॉल्ड प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द, कह सकता हूं मैं आइडेंटिटी कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बस ये कराऊंगा आज, प्रियम्बल प्रियम्बल खत्म करा रहा हूं, उसके बाद नहीं। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेस्ड है किस पे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पता है आपको कि हमारा मुद्दा क्या है संविधान बनाने का? तो मुद्दा है क्या है, वो दिख रहा है मुझे प्रियम्बल में, कि सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, इक्वलिटी मिले। पॉइंट समझ आ रही है बात? कई बार ये पॉइंट पूछा जाता है, मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट हैज बीन अमेंडेड बाय 46 अमेंडमेंट, जिसने 3 नए वर्ड ऐड किए। प्रियम्बल जो है समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहां से ली गई है, पूछे जाते हैं पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया से। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस समय रेवोल्यूशन हुई थी इन्हीं वर्ड्स के ऊपर फ्रेंच में, वहां से वर्ड उठाए गए। फिर बात आती है इन दो केसेस की। आप सोच रहे थे 5 मिनट में चीजें खत्म हो जाएंगी, यही तो चीजें हैं जो आपका 10 मिनट और लेंगी। सर ठीक है, अपने तो फर्स्ट 3 बेरुबरी यूनियन केस, प्लीज प्लीज बेरुबरी बोल यूनियन केस और एक केशव नंदा भारती केस, बड़े इंटरेस्टिंग केस है दो। बेरुबरी की अगर मैं बात करूं, ये एक्सक्यूज बेरुबरी मी वाला सर। एरिया ये आ जाता है। कुछ यहाँ पे था, आज का अगर बांग्लादेश और मैं इंडिया की बात करूं, बेरुबरी एरिया था उस समय। तो क्या था, ये वेस्ट पाकिस्तान था ये। तो हुआ क्या, जब बॉर्डर बनाने आए सर रेड खलीफ, तीसरा व्यक्ति, दो भाइयों की लड़ाई, तीसरा सुलझा रहा है, उसका तो जो उसको क्या फर्क पड़ रहा है। तो तीसरा जो व्यक्ति आया वो तो अपना आराम से पंखे के नीचे बैठा, और उसने क्या किया, थाने से थाने मिलाता गया बॉर्डर। इंच टेप लेके थोड़ी ना चला होगा इंडिया के बॉर्डर पे, और वो भी अंग्रेज। उसे क्या फर्क पड़ रहा था? पॉइंट समझ पा रहे हो?
उससे ना एक थाना मिस हो गया, बेरूबरी वाला, जगह का नाम है। अब ये थाना मिस हो गया, डिवाइड हो गया, उस समय तो पता नहीं चला, रोले में किताब में लिखा है क्या है। फिर धीरे धीरे जब 1-2 साल बीता, ठीक है, 1960 की बात कर रहे हैं हम, बात यहाँ पे। तो 1960 में अब ना तो इंडिया के पास इसका रिकॉर्ड की ये हमारा हिस्सा है लिखित में, ना किसके पास, पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है बिरूबरी हमें भी दो। इंडिया कह रहा है ये तो हमारा हिस्सा है। कह रहे कैसे, क्योंकि तुम भी हमारा हिस्सा थे। ठीक है। तो अब क्या हुआ, डिसाइड हुआ कि भाई आधा आधा सभी को क्या दिया जाएगा, बेरूबरी। लेकिन वहां के लोग जो बेरूबरी के थे, बांग्लादेशी टाइप लोग थे, ठीक है, मरने मारने पे आ गए कि हमें पाकिस्तान में नहीं ज्वाइन करना है। बट किया गया, आधा दिया गया, उसके बदले जो आधा दिया गया, आधा हमने कहीं से टेरिटरी ली, किससे, पाकिस्तान से। ठीक है। तो बेरूबरी जब केस कोर्ट में पहुंचा था ना, ये उस समय बात आई कि यूनिटी पे गड़बड़ कर रहा है जी ये तो, कि हम कैसे दे सकते हैं किसी को अब अपना हिस्सा, ये तो यूनिटी पे अटैक है। और प्रियम्बल में यूनिटी लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा संविधान ही करप्ट हो जाएगा, खत्म, सिस्टम गलत हो जाएगा। तो बिरूबरी केस में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखा जाए उस समय के हिसाब से नहीं भी है, कहीं पे आर्टिकल के रूप में लिखा हुआ है प्रियम्बल, नहीं। जब तक आर्टिकल के रूप में कोई चीज नहीं है, वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ये तो क्या है, अब अगले केस आएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? तो इस तरह से इसको खारिज कर दिया और थोड़ा सा टेरिटरी वो दे दी गई। और भी कई सारे आर्टिकल्स थे, मैं सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। फिर बात आई लास्ट, केशव नंदा भारती केस। केरला के मठ के मुख्य, ये क्या बोलते हैं, मठाधीश थे केशव नंदा। बहुत सारी प्रॉपर्टी थी मंदिर के अंडर। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी आपको हमें देनी पड़ेगी। केशव नंदा भारती चला जाता है कोर्ट में, और बात आती है उस समय तक ना, 1973 तक आते आते इतने केस आ रहे थे कोर्ट में। कभी सेंटर ये करना चाह रही है, कभी कोर्ट ये करना चाह रही है, ये ऐसे चलता चलता जब ये केस गया कोर्ट में, तो इसमें मुद्दा यही था कि भाई देखो, किसी से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि 1976 तक फंडामेंटल राइट था हमारा प्रॉपर्टी, 1978 तक। ठीक है। कह रहे जी एक तो प्रॉपर्टी ले रहे हैं हमसे, दूसरा रिलीजन में भी ये है कि प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल मंदिर के नाम भी हो सकती है, वो भी गलत कर रहे हैं ये। ठीक है। तो फिर सरकार से पूछा गया कि तुम क्यों ले रहे हो इससे प्रॉपर्टी। तो ये बहुत सारी बातें। फिर इसने किसका भी जिक्र किया, प्रियम्बल। प्रियम्बल में इक्वलिटी खराब हो रही है जी मेरी, कह तो रहे हैं प्रियम्बल में इक्वलिटी है, पर इक्वलिटी कहाँ रही, मेरे से तो जमीन ले ली और उसे भी लो। फिर पॉइंट समझ आ रहा है? तो जब केशव नंदा भारती केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी दुखी हो चुका था। यहां तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो, आज भी यही बात है, अब ध्यान रखना, आज की ये जो डिसीजन है आज भी फॉलो है। वो सिर्फ बेरूबरी के लिए था, ये आज भी फॉलो है। क्या है, जो प्रियम्बल है इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट कैसे, आत्मा है, जी रहे हैं हम, हमारे अंदर आत्मा है, पर क्या दिख रही है, बट है। पॉइंट समझ आ रहा है? इंटीग्रल पार्ट है लेकिन दिख नहीं रही, बट है। इसी तरह प्रियम्बल भी क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पर कहीं पे ऐसा लिखा है कि क्या है, सेकुलरिज्म, कहीं लिखा है आर्टिकल में नहीं, लेकिन क्या लिखा हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये क्या हो गया, एक तरह से सेकुलरिज्म। जिसको जो धर्म पसंद है उसको क्या करे, फॉलो करे। तो केशव नंदा भारती केस ने कहा कि देखिए भाई, प्रियम्बल तो इंटीग्रल पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने, प्लस एक बात और निकाली यहां पे, जो जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है केशव नंदा भारती केस। ये जो सरकार है ना, पूरे संविधान को चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे संविधान को चेंज कर दे, हम कह रहे हैं हम रोकेंगे ही नहीं है। बट किसको छोड़ के, बेसिक स्ट्रक्चर को। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सरकार कह रही है कि भाई फिर मुझे डिफाइन भी कर दो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम उसे नहीं छेड़ने के। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हुआ है कि वो समय समय पे हम बताएंगे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, अंडर आर्टिकल 368 सरकार जो है ना पूरे संविधान में चेंज कर सकती है, अंडर आर्टिकल किसके, 368। लेकिन किसको नहीं चेंज कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, क्लास की 4 दीवारी रहेगी, पहले बोर्ड था यहाँ पे, समय के साथ मुझे लगा कि डिजिटल बोर्ड पे काम करे अच्छा रहेगा, तो किसी के राइट तो नहीं खराब हुए। पॉइंट समझ आ रहा है? कि भाई चेंज करते रहिए, बट ऐसा ना हो फंडामेंटल राइट खराब हो जाए। यानी कि जैसे कि मैं बात करूं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि मैं किसी भी मुद्दे को लेके आज कहां जा सकता हूं, कोर्ट में। जुडिशियल रिव्यू आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जा सकते हो। क्या सरकार फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती है, नहीं।
चेंज कर सकती है, हाँ। कहां तक? जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म ना करे। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रीएम्बल को भी पढ़ सकते हो एक बार आप, कि क्या राइट टू रिलीजन में चेंज कर सकती है, कर सकती है, पर क्या ऐसा कि यही रिलीजन अपनाना है? नहीं। क्यों? बेसिक स्ट्रक्चर खराब हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है? तो केशव नंदा भारती केस में कहा कि सब कुछ चेंज कर दीजिए, किसको छोड़ के, और बेसिक स्ट्रक्चर हम बताएंगे समय समय पर, सुप्रीम कोर्ट बताएगी क्या है या क्या नहीं है। ठीक है। एंड एट लास्ट ये हमारा हो ही चुका है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूएस से, फर्स्ट पार्लियामेंट यूके। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ब्लेंडेड बट इंडिया इज ब्लेंडेड, इसको छोड़ सकते हो। अर्लियर ये था, आज ये है, बाकी कल शुरू करेंगे। यहां तक क्लियर है? लगी इंटरेस्टिंग? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर ये दो पॉइंट दोबारा समझा दो सर, ऊपर वाले, एक केशव नंदा वाला और एक उससे ऊपर वाला, थोड़ा सा डाउट है सर केशव इसमें। नंदा भारती केस में बस ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक वर्ड दिया गया कोर्ट के द्वारा कि बेसिक स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन से, कि भाई छेड़छाड़ करिए बट उस लिमिट तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को खराब ना करे। ठीक है। और सर उससे ऊपर वाला वो भी बता दो सर। बेरूबरी। हाँ जी सर। बेरूबरी में क्या था, वो लैंड से रिलेटेड था कि ना तो इंडिया में मेंशन था, ना जब आजादी हुई, ना पाकिस्तान में। तो ये डील हुआ कि, तो क्या हुआ कि ये डील किया गया कि ऐसा करते हैं, अब आधा उन्हें दिया जाएगा, आधा उन्हें, लेकिन जितना आधा दिया जाएगा उसके अलावा कहीं और पे हमें जगह दी जाएगी। और उस समय ये कह दिया गया कि प्रेम्बल जो पार्ट नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। बस ये ध्यान रखना है केस में, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है केस क्या था, ये नहीं ध्यान रखना कि प्रेम्बल इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। सर तुम